माननीय सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2023 का दिन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विधिवत तरीके से और पूरे बारीकी से एक एक पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में तय करने के संबंध में मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया। हालांकि ये फैसला रिजर्व तो हुआ है, लेकिन जो ओरल सबमिशन होता है वो कंक्लूड किया गया है। अभी रिटन सबमिशन बाकी है। जितने भी पक्षकार हैं वो अपना रिटन सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, उसके बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इन सबके बाद से जिस प्रकार से पूरा सुनवाई चला, कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर दिख रही हैं। लेकिन क्या वाकई में एनआईओएस डीएलएड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं भविष्य में जाकर के? क्या उनके अगेंस्ट में फैसला आ सकता है? क्या पूरा मामला रहा और क्या आगे हो सकता है? इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के दो ही केवल मामले थे। पहला ये कि ये 18 महीने का कोर्स है और दूसरा ये कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है। एनआईओएस की तरफ से जो एडवोकेट अपना पक्ष रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उनके द्वारा जब अपने पक्ष को रखा जा रहा था, मतलब एनआईओएस डीएलएड के मुद्दे को रखा जा रहा था, तो लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही मुद्दा उठा रहे थे कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है। हालांकि आप एनसीटी का पक्ष देखेंगे तो वहां पर भी एक मैम उपस्थित थी अपना पक्ष रखने के लिए। वो एनसीटी का पक्ष जब रख रही थी तो वो भी एनआईओएस डीएलएड के फेवर में थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा आपत्ति ये दर्ज कराई जाती है कि जब एनसीटी के वकील ये कहते हैं कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जब एनआईओएस के फेवर में फैसला दे दिया तो हमने उनके फैसले को सम्मान करते हुए एक नोटिस निकाल दी कि एनआईओएस डीएलएड भी रेगुलर डीएलएड कोर्स की तरह ही इक्विवेलेंटली माना जाएगा और फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया गया। उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा कि आपने उसके अगेंस्ट में कोर्ट में मामले को चैलेंज क्यों नहीं किया। यहां पर एनसीटी का विरोध करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिसीजन ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को या फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट के डिसीजन से हम बाउंड नहीं है, हम बंधे नहीं है कि हम उनके फैसले को मान लें। और एनसीटी को भी इसको लेकर के उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि आपने इसके अगेंस्ट में फैसले के अगेंस्ट में क्यों नहीं किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि हाईकोर्ट फैसला गलत भी तो दे सकती है, एनसीटी आगे इस मामले को लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ी। इसके बाद से एनसीटी ने एक तरीके से क्लियर किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देंगे हम उसको मानने के लिए एक तरीके से एलिजिबल होंगे। लेकिन उनका जो सॉफ्ट रुख था वो एनआईओएस डीएलएड की तरफ ज़्यादा था। इसके साथ ही साथ अगर आप जो सलमान खुर्शीद जी उपस्थित थे मामले को रखने के लिए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि आप इनके पूरे करियर को और पूरे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही फैसला दीजिएगा, क्योंकि इससे लगभग 13 से 14 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं जो डायरेक्टली इस फैसले से प्रभावित होंगे। हालांकि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है तो इस प्रकार के दलील का कोई खास महत्व नहीं रहता है। अगर इस प्रकार का आप मामला देखेंगे बीएड वाले मामले में, तो बीएड की संख्या तो इससे भी ज़्यादा है। लगभग आप देखेंगे पूरे देश भर में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बीएड की संख्या है। तो कोई भी फैसला भावना के आधार पर नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर जो उनके द्वारा पॉइंट रखा गया उसका कोई खास मतलब नहीं है कि इनके भविष्य को देखते हुए वहाँ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें कोर्ट में नहीं चलती हैं। ठीक है, हाँ बोलने के लिए ठीक है कि हाँ इनका भविष्य इससे खतरा में पड़ जाएगा, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही जब पॉइंट को हाईलाइट कर रही थी कि ये 18 महीने का कोर्स है। ध्यान से समझिएगा, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी से पहले जब केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट 2009 जो कि प्रभावी हुआ देश में 1 अप्रैल 2010 से, उसको जब पूरे देश भर में लागू करने की बात आई तो उन्होंने पूरा काउंटिंग किया कि हमारे देश में कैसे कितने टीचर हैं जो कि अनट्रेंड है और अभी भी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आरटी एक्ट जो लागू हुआ वो केवल सरकारी विद्यालयों में प्रभावी नहीं है, केवल एडेड विद्यालयों में प्रभावी नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट स्कूलों में भी प्रभावी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है या फिर लागू हो चुकी है, आप ये नहीं कह सकते कि केवल वो सरकारी विद्यालय पर लागू होगा, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को वो प्रभावित करता है। आरटी एक्ट भी पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसी वजह से उस समय की तत्कालीन ऐसे अनट्रेंड टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और आरटी के सभी मानकों के आधार पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह जो बच्चे हैं उनको सही ढंग से पढ़ा सकें और ट्रेनिंग के तौर पर
जितने भी टीचर हैं जो कि अनट्रेंड हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से एक कानून पास कराया जो कि NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए था। वहां पर यह डिसाइड किया गया कि एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से कोई एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जिसके माध्यम से, चूंकि ये जितने भी कैंडिडेट थे 14 से 15 लाख, वो चूंकि इन सर्विस में थे, यानी कि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे स्कूलों में, तो इनको रेगुलर बेस पर तो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती थी। इस वजह से ODL मोड में, ऑनलाइन मोड में इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई और NCT को इसकी जिम्मेदारी दी गई। NCT ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई ये जांचने के लिए कि किस प्रकार से इनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। देखिए, NCT एक्ट 1993 के पॉइंट 29 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि NCT जो है वो बाउंड रहेगी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश के माध्यम से। RT एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन किया गया है कि NCT जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर दी है उसी के आधार पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। NCT ने 2010 में जब RT एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, उसके बाद से 23 अगस्त 2010 को पहली बार देश में प्राइमरी स्तर और अपर प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करती है, जिसमें उन्होंने 2 साल के मिनिमम कोर्स का जिक्र किया हुआ था। अब यहां पर NIOS DLED जो पूरा कोर्स डिजाइन हुआ, NCT ने जब एक्सपर्ट कमेटी बनाई तो उसके बाद से एक संस्था खोजी जा रही थी जो कि ऑनलाइन मोड में इस प्रकार की ट्रेनिंग दे सके। NIOS चूंकि इससे पहले भी इस प्रकार का कोर्स करा चुकी थी अन्य माध्यमों में, मतलब कि अन्य कोर्सेज को लेकर के, इस वजह से NCT ने उनको रिकॉग्नाइज किया। ध्यान से सुनिए, NCT ने केवल 1 टाइम के लिए ये रिकॉग्निशन दिया था, यानी एक बार के लिए ही 2017 से लेकर के 2019 के बीच में, क्योंकि संसद से जब कानून पास हुआ तो ये टाइम बाउंड रख दिया गया कि 31 मार्च 2023 के बाद से कोई भी अनट्रेंड टीचर ना तो एडेड स्कूल में, ना तो सरकारी विद्यालय में और ना ही प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकता है। इसके बाद से NCT ने जो पूरा कोर्स डिजाइन किया वो इसी प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से डिजाइन किया कि जो इनका पूरा कोर्स है, 2 साल का जो इनका कोर्स होता है, उसको कैसे हम 18 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। इनका कोर्स कहीं पर भी 18 महीने मेंशन नहीं किया गया, इनका कोर्स 2 साल का ही है, लेकिन इसको 18 महीने में कंक्लूड किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी इन सर्विस थे। यानी जो प्रत्येक सेमेस्टर में 2 साल का जो रेगुलर कोर्स होता है, प्रत्येक सेमेस्टर में जो एक 30 वर्किंग डे का जो इंटर्नशिप होता है, अगर 30 वर्किंग डे निकालेंगे तो संडे उसमें से निकाल दीजिए और फेस्टिवल निकाल दीजिए, टोटल आप देखेंगे कभी कभी 1.25 महीने और कभी कभी 1.5 महीने चले जाते हैं। तो 1.5 गुणे 4 करेंगे, यानी चारों सेमेस्टर में एक बार इंटर्नशिप लगता है, तो 1.5 गुणे 4 करेंगे तो 6 महीने आते हैं। वहीं 6 महीने NIOS DLED के मामले में NCT ने, एक्सपर्ट कमेटी ने ये सुझाया कि चूंकि इनका 2 वर्ष का ही कोर्स रहेगा, लेकिन ऑलरेडी ये सर्विस में थे और इंटर्नशिप के तौर पर जो बच्चे बाद में जाकर के प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो इनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि 2 साल का तो होगा, लेकिन इनको 18 महीने में कंक्लूड कराया जाएगा, 18 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, इंटर्नशिप की इनको आवश्यकता नहीं है। तो कहीं से भी इनका जो कोर्स है वो 18 महीने का नहीं है, कोर्स 2 ही साल का है। हर जगह 2 साल का मेंशन किया गया है, उसको कंक्लूड किया गया 18 महीने में। क्यों किया गया? क्योंकि 31 मार्च 2023 तिथि निर्धारित कर दी गई थी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए, तो क्या ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए लागू होगा। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि मान लीजिए कि कोई एडेड स्कूल में है, यानी अर्ध सरकारी विद्यालय में है, जिसकी सैलरी गवर्नमेंट ही देती है, और सरकारी विद्यालय में जिसकी सैलरी ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन मान लीजिए कोई प्राइवेट विद्यालय में है, प्राइवेट विद्यालय में अगर पढ़ा रहा है और इन केस वो प्राइवेट विद्यालय बंद हो गया, तो ये कहा जा रहा है कि ये अपनी सर्विस को केवल कंटिन्यू करने के लिए ये कोर्स बनाया गया था। तो इसके हिसाब से तो देखेंगे तो वो दूसरे विद्यालय में कभी नौकरी ही नहीं पाएगा उस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो कि उसने NIOS DLED किया हुआ है। तो फिर उसको ये कोर्स कराने का मतलब क्या रह गया? अब मान लीजिए कि अगर प्राइवेट स्कूल में कोई बंदा पढ़ा रहा है, मान लीजिए उसकी सैलरी 5,000 है, तो अगर उसको मौका नहीं दिया गया कि वो दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाए, तब तो वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा। मान लीजिए वो स्कूल मैनेजमेंट उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, आज से 10 साल बाद भी उसकी सैलरी 4,000 5,000 जी रखा जा रहा है, तब तो वो बंधुआ मजदूर हो गया ना, कि वह बंद करके रह गया कि मैं इस जो ट्रेनिंग मैंने लिया है उसका प्रयोग मैं कहीं अपने सैलरी हाइक के लिए कर ही नहीं पाऊंगा। तब तो ये सीधे तौर पर उसके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो तो बंद हुआ मजदूर हो गया, वो वहां से छोड़ करके जा नहीं सकता, क्योंकि अगर दूसरे जगह जाएगा तो उसकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। साथ ही साथ एडेड स्कूल में और
अगर आप देखेंगे सरकारी विद्यालयों में जो टीचर हैं उस NIOS DLED के बेस पर अगर वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए होंगे तो उनका अपर प्राइमरी में भी प्रमोशन हो सकता है। अगर किसी भी राज्य की आप नियमावली देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया रहता है कि प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी के बीच में, अपर प्राइमरी में जितने भी पद होंगे उनके 50% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। अब अगर NIOS DLED वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस DLED हैं, तो वो भी अपर प्राइमरी में प्रमोशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर अपर प्राइमरी का सीटेट या फिर टेट वो क्वालिफाई किए हुए हैं। तो वहां पर यही बात उठी कि क्या ये NIOS DLED वाले अभ्यर्थी प्रमोशन पाने के लिए हकदार होते हैं। तो ये बातें निकल करके आई कि अगर वो सभी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रमोशन पाएंगे ही पाएंगे। तो यहां पर उनका भी तो पद स्थापन हुआ। अगर केवल अपनी नौकरी को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता तो उनका प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं इस वजह से वो प्रमोशन पा रहे हैं, यानी उनका भी पद स्थापन हो रहा है उसी NIOS DLED के बेस पर। अब ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी अभ्यर्थियों को समानता का अधिकार रहेगा। एक अभ्यर्थी जो उसी डिग्री को करके अगर वो पद स्थापन करता है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में तो उसकी डिग्री इनवैलिड हो जाती है प्राइवेट में। लेकिन अगर वही टीचर सरकारी विद्यालय में या फिर एडेड अर्ध सरकारी विद्यालय में है और अगर उसका पद स्थापन होता है तो वो डिग्री वैलिड कैसे हो सकती है? पहला सवाल ये उठता है। तो यहां पर अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो कि रिटन सबमिशन में ये सभी बातें होंगी। साथ ही साथ मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और एक तो वो बंधुआ मजदूर बन करके रह गया है क्योंकि दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए वो प्राइवेट स्कूल ही बंद हो गया तब तो उसके पास जीने का सभी रास्ता बंद हो गया क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता दूसरे स्कूल में और सरकारी विद्यालय में वो इनवैलिड हो जाएगी डिग्री। तो उसके लिए जीवन जीने के लिए जो आजीविका का साधन जुटाने का मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार, उसके भी मौलिक अधिकार का भी तो हनन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा उनका अगर अपनी जॉब वो स्विच नहीं कर सकते, सरकारी में अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से उनकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। स्कूल बंद हो गया मतलब वो कहीं के नहीं रहे। मान लीजिए आज 10 साल से वो नौकरी कर रहे होंगे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में, तब तो उनका एक्सपीरियंस भी बर्बाद हो गया। वो 10 साल कर रहे हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं रह गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको समानता के अधिकार के अंतर्गत अगर वहीं डिग्री कंप्लीट करके सरकारी विद्यालय में पद स्थापन संभव है तो वहीं डिग्री करके प्राइवेट स्कूल में पद स्थापन क्यों नहीं संभव है? या तो फिर सरकारी विद्यालय में भी उनका प्रमोशन रोक दीजिए। ओवरऑल अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए NIOS DLED को लेकर के निश्चित तौर पर जिस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे वो तो होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि आप उस कोर्स को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस ऑलरेडी माइंड सेट कर चुके थे 2 पॉइंट को लेकर के कि ये एक 18 महीने का कोर्स है और दूसरा ये जो पूरा कोर्स डिजाइन किया गया था वो NIOS DLED जो कोर्स डिजाइन किया गया था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए था। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में ये लागू होगा या नहीं, उनको जस्टिफाई जो वकील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक वो अपना जजमेंट नहीं देंगे। इसीलिए बार बार क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे और वो लाजमी भी है। लेकिन इसको ये कह देना कि इससे NIOS DLED पूरी तरीके से हार रहा है तो ये गलत है, क्योंकि आप लोग ऐसे भी देख लीजिए जब BEd वर्सेस DLED मामले में बातें चल रही थी तो उस समय भी ऑनरेबल जस्टिस ने लगातार क्रॉस क्वेश्चन किए थे BEd के पक्ष से भी और DLED के पक्ष से भी। लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन होने से आप केस हार रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं कि अगर इनकी डिग्री को इनवैलिड कर दी जाती है फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर तो फिर वहाँ पर सरकारी विद्यालयों में भी इनका पद स्थापन रोकना पड़ेगा, वहाँ पर भी इनको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि ऐसे प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगर वो स्कूल बंद हो गया तो फिर वो किसी भी दूसरे स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। तीसरा, आपको ये भी देखना होगा कि जो स्कूल में प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ा रहा है फिर तो वो बंधुआ मजदूर बन करके रह जाएगा कि वह दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकता। भले ही स्कूल मैनेजमेंट उसको 4000 पर उसके आने वाले 60 साल तक, मतलब कि जब वो रिटायर होगा तब तक अगर उसको 4000 पर ही देने के लिए मजबूर रहे तो वो बच्चा कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगा, अपनी जॉब भी नहीं स्विच कर पाएगा, क्योंकि जॉब स्विच करने जाएगा तो डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो ये सभी पॉइंट हैं जिसको कंसिडर आउट करना कोर्ट में करना, मतलब कि जब रिटर्न सबमिशन किया जाएगा तो अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा तो ये सभी चीज़ों को कंसीडर आउट करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ही अपना जजमेंट देगी, क्योंकि अभी जितने भी पक्ष हैं उनको अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए बोला गया है। तो ये सभी पॉइंट हैं जिनको कंसीडर आउट करना कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे
पूरे देश भर के ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ प्राइवेट में नहीं बल्कि सरकारी विद्यालय में जो ऑलरेडी सर्विस में है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनका पद स्थापन भी एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, उनका प्रमोशन रोक जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें इससे डायरेक्टली प्रभावित हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।